नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत को मानवाधिकारों को लेकर सीख दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि भारत को मानवाधिकारों के सम्मान के प्रति ठोस प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भारत अपने यहाँ ऐसा करता है तब ही दुनिया भर में उसकी बात को स्वीकार्यता और विश्वसनीयता हासिल हो सकती है। गुटेरेस IIT बॉम्बे के छात्रों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानवाधिकार परिषद का एक निर्वाचित सदस्य होने के नाते भारत पर वैश्विक मानवाधिकारों को आकार देने और अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों समेत सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है। यूक्रेन में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने युद्धग्रस्त देश की यात्रा करने के खिलाफ बुधवार को अपने नागरिकों के लिए एक सलाह जारी की है। दूतावास ने अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन में छात्रों सहित भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है। बता दें, भारतीय दूतावास ने यह एडवाइजरी तब जारी की है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में मार्शल लॉ घोषित करने की घोषणा की है और सभी क्षेत्रीय गवर्नरों को आपातकालीन शक्तियां दे दी हैं, जिससे पूरे देश में नए प्रतिबंधों को और व्यापक करने का रास्ता खुल गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में आज रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 61 पैसे की गिरावट के साथ पहली बार अपने सबसे निचले स्तर 83 को पार कर गया। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को सोनिया गांधी ने सरप्राइज दे दिया। दरअसल अध्यक्ष चुने जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी से मिलने के लिए 10 जनपद जाना चाहते थे और उनका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने समय मांगा, लेकिन उनको समय नहीं मिला। हालांकि सोनिया गांधी के दिमाग में कुछ और योजना थी। सोनिया गांधी चाहती थी कि खुद खड़गे के यहाँ घर जाकर लीग से हटकर काम करें और पुरानी परंपरा को बदलें। जिसके बाद खड़गे की जीत के बाद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उनके घर पहुंची। दोनों ने गर्मजोशी के साथ खड़गे दंपति से मुलाकात की। इसके बाद सारा फोकस 10 जनपद के बजाय खड़गे के घर 10 राजाजी मार्ग पर चला गया। बता दें, सोनिया गांधी ने खड़गे के घर जाकर चली आ रही परंपरा को नया रूप दे दिया। इससे पहले वो केवल मनमोहन सिंह के घर गई थी। जब मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले में समन किया गया था, तब सोनिया ने पार्टी दफ्तर से मनमोहन के घर तक एक मार्च निकाला था। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने इस चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को हराया है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में कुल 9,385 वोट पड़े और इसमें से 416 वोटों को अवैध करार दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। खड़गे के अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस मुख्यालय के साथ ही तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियों और उनके गृह राज्य कर्नाटक में भी जश्न मनाया गया है। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार का बेहद भरोसेमंद माना जाता है। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण यानी CEA के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजों का ऐलान किया। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत बीजेपी पर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता को मिलकर काम करना है और ऐसी फासिस्ट ताकतों से लड़ना है जो सांप्रदायिकता का चोला ओढ़कर लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमला कर रही हैं। अनुभवी नेता खड़गे ने कहा कि कांग्रेस तमाम चुनौतियों से लड़ेगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश को तानाशाही की भेंट नहीं चढ़ने दिया जा सकता है और हमें इकट्ठा होकर विनाशकारी ताकतों को हराना है। खड़गे ने कहा कि आज़ादी के बाद पिछले 75 सालों में कांग्रेस ने लोकतंत्र को मजबूत किया और संविधान की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है और संविधान पर हमला बोला जा रहा है। ऐसे वक्त में कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के चुनाव कराकर देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का उदाहरण पेश किया है। अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को शुक्रिया अदा किया। खड़गे ने इस मौके पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी की निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने 23 साल तक पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे खड़गे ने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने न केवल 2 बार केंद्र में सरकार बनाई, बल्कि अनेकों राज्यों में कांग्रेस को जिंदा किया और राज्यों में भी सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का कार्यकाल कांग्रेस में हमेशा याद किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में जीत हासिल करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने चुनाव नतीजों के बाद बधाई दी है। थरूर ने एक पत्र लिखकर कहा कि पार्टी के डेलीगेट्स का फैसला अंतिम है और वो इसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। थरूर ने पत्र में लिखा है कि पार्टी के नए अध्यक्ष खड़गे अनुभवी हैं और उन्हें भरोसा है कि खड़गे के नेतृत्व में हम सभी मिलकर पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्होंने इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले पार्टी के सभी डेलीगेट्स को धन्यवाद दिया है।
गैर गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में उनकी भूमिका क्या होगी इसको लेकर जवाब दिया। राहुल ने कहा कि उनकी भूमिका के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष ही तय करेंगे, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ही उनकी भूमिका के बारे में तय करेंगे। राहुल ने कहा कि पार्टी में सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है और उन्हीं के हिसाब से पार्टी चलेगी, वही भूमिका तय करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर पार्टी के सभी नेताओं ने बधाई तो दी ही है, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष के रूप में उनकी नई जिम्मेदारी के लिए मेरी शुभकामनाएं। कांग्रेस में उनका आगे का कार्यकाल फलदायी हो। रेप और हत्या का दोषी राम रहीम 40 दिनों के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया है। ऐसा हरियाणा में पंचायत और उपचुनाव से ठीक पहले किया गया है। इससे पहले पंजाब चुनाव से पहले भी राम रहीम जेल से बाहर आया था। वहीं जनसत्ता के अनुसार आज उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम में रह रहे डेरा प्रमुख राम रहीम ने ऑनलाइन सत्संग किया, जिसमें करनाल से काफी लोग जुड़े। इस दौरान राम रहीम ने बीजेपी की करनाल से मेयर रेणु गुप्ता को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आशीर्वाद दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करनाल की मेयर रेणु गुप्ता ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से राम रहीम को पिताजी कहकर संबोधित किया और कहा कि आपका आशीर्वाद बना रहे पिताजी। आपके स्वच्छता के संदेश से करनाल आगे बढ़ा है। आप करनाल के साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसके बाद बलात्कार के दोषी राम रहीम ने आशीर्वाद दिया। जनसत्ता के अनुसार गुरमीत राम रहीम के सत्संग में हरियाणा से बीजेपी के और नेता भी शामिल हुए। इनमें करनाल मेयर रेणु बाला गुप्ता के अलावा जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, डिप्टी मेयर नवीन कुमार व सीनियर डिप्टी मेयर राजेश ने भी गुरमीत राम रहीम के संबोधन से अपनी हाजिरी लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 52 विंग वायुसेना स्टेशन डीसा की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है, ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश में डिफेंस एक्सपो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार का अभूतपूर्व है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं, केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही हैं। बता दें, अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी 15,670 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। बिल्किस बानो के साथ हुए बलात्कार के मामले में जेल से रिहा किए गए 11 दोषियों में से 10 रिहा होने से पहले ही 1000 से ज्यादा दिन जेल से बाहर रहे थे, जबकि 11वां दोषी 998 दिन बाहर रहा था। ये सभी पैरोल, फरलो या अस्थायी जमानत के नाम पर जेल से बाहर रहे थे। बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे इन 11 दोषियों को इस साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था, जिस पर बवाल मचा हुआ है और गुजरात सरकार के साथ केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है। दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। अदालत इन याचिकाओं पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगी। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गुजरात सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हलफनामे में बताया गया है कि इनमें से एक दोषी, जिसका नाम रमेश चांदना है, वो 1576 दिन से जेल से बाहर रहा था। इसमें 1198 दिन वो पैरोल पर, जबकि 378 दिन फरलो पर बाहर रहा था। जिन 11 लोगों को गुजरात सरकार द्वारा रिहा किया गया था, उनका नाम जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई बोहानिया, प्रदीप मोरडिया, बाका भाई बोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गुजरात सरकार के हलफनामे से पता चलता है कि हर एक दोषी को औसतन 1176 दिन की छुट्टी पैरोल, फरलो और अस्थायी जमानत के रूप में जेल से मिली, यानी 3 साल से अधिक तो हर अपराधी जेल से बाहर रहा। द इंडियन एक्सप्रेस ने अगस्त के महीने में एक रिपोर्ट के जरिए बताया था कि इस मामले के 11 दोषी जेल में रहने के दौरान जब लगातार पैरोल और फरलो पर बाहर आ रहे थे, तो इस दौरान कई गवाहों ने उन्हें धमकियां मिलने की शिकायत पुलिस से की थी। बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रिहा किए गए 11 दोषियों की रिहाई के पीछे उनके अच्छे आचरण का तर्क गुजरात सरकार ने दिया। गुजरात सरकार के हलफनामे से पता चलता है कि एक दोषी मितेश चिमनलाल भट्ट जब जून 2020 में पैरोल पर था, उस दौरान उसके खिलाफ एक महिला ने शील भंग करने का मुकदमा दर्ज कराया था और इस मामले में जांच अभी लंबित है और इस बारे में दाहोद के एसएसपी ने जिला अदालत को जानकारी भी दी थी। ऐसे में कौन से अच्छे आचरण का तर्क गुजरात सरकार ने अपने हलफनामे में दिया है, इसे समझ पाना मुश्किल है। इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को इस साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। मितेश चिमनलाल भट्ट को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है। मोइत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को ट्विटर पर टैग कर पूछा है कि वो अच्छे आचरण की परिभाषा बताएं। उन्होंने सवाल पूछा है कि बेटी का उत्पीड़न करना भी क्या आपके लिए अच्छा आचरण है।
उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में महिला के साथ दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस मामले में 38 वर्षीय महिला के साथ हुए कथित गैंगरेप के मामले में गाजियाबाद पुलिस को नोटिस भेजा है। मालीवाल ने कहा है ये मामला उन्हें निर्भया रेप केस की याद दिला रहा है। आयोग ने बताया है कि महिला बोरे में बंधी मिली और उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड थी। उनके अनुसार मामला 16 अक्टूबर का है, जब महिला गाजियाबाद में ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। महिला को अपने भाई के जन्मदिन में जाना था। उसी समय 4 लोगों ने महिला को अगवा कर लिया और अपनी एसयूवी में ले गए। इसके बाद 4 के साथ एक और अन्य शख्स ने मिलकर उसको 2 दिनों तक उसका गैंगरेप किया और टॉर्चर किया। महिला की हालत गंभीर है। दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने आज कहा कि दिल्ली सरकार ने इस साल भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध बरकरार रखा है और उल्लंघन करने वालों में जुर्माना और जेल की सजा दी जाएगी। राय ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में पटाखों की बिक्री या भंडारण पर 5,000 रुपये का जुर्माना और या 3 साल की कैद की सजा हो सकती है। मंत्री ने आगे कहा कि दिवाली से पहले पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिवाली तक पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 268 के तहत 200 रुपये के जुर्माने और या 6 महीने के जेल का प्रावधान है। नीतीश सरकार में हाल तक साथ रही बीजेपी ने बिहार की शिक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर बिहार के स्कूलों में कक्षा 7 के एक सवाल को लेकर घेरा है। उन्होंने ट्विटर पर जो स्क्रीनशॉट साझा किया है उसमें कथित तौर पर एक ऐसा प्रश्न है जिसमें कश्मीर को भारत से अलग देश बताया गया है। इससे एक नया विवाद छिड़ गया है। दरअसल बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक मध्यावधि परीक्षा आयोजित की थी। अंग्रेजी कक्षा में कक्षा 7 के छात्रों से कथित तौर पर पूछा गया था, व्हाट आर द पीपल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉल्ड। इसका हिंदी तर्जुमा होगा, निम्न देशों के लोगों को क्या कहा जाता है। प्रश्न पत्र में चीन के उदाहरण का हवाला दिया और पूछा गया जैसा कि चीन के लोगों को चीनी कहा जाता है, नेपाल, इंग्लैंड, कश्मीर और भारत के लोगों को क्या कहा जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये सवाल कथित तौर पर अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले के छात्रों से पूछा गया था। इसी को लेकर बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये मामला एक साजिश है और उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इसकी जांच कराने की मांग की। कांग्रेस ने मंगलवार रात को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पहली सूची में 46 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जबकि 22 सीटों पर अभी भी टिकटों का पेच फंसा हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी बुधवार सुबह 62 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जबकि 6 सीटों पर वो उम्मीदवारों को लेकर अंतिम फैसला नहीं ले पाई है। बीजेपी की सूची के मुताबिक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन को लेकर बनी कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के चुनाव का ऐलान हो सकता है। बताना होगा कि एमसीडी के चुनाव इस साल मार्च में प्रस्तावित थे, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा था कि वो दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने जा रही है और इस वजह से एमसीडी के चुनाव लटक गए थे। इसके बाद वार्डों का परिसीमन किया गया था। आम आदमी पार्टी ने वार्डों के परिसीमन का विरोध किया था और कहा था यह कदम राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि बीजेपी शासित इन निगमों में जबरदस्त भ्रष्टाचार और बेहद जर्जर हालत है। पुलिसर विजेता कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू ने आरोप लगाया है कि उनको वैध वीजा और टिकट होने के बावजूद दिल्ली हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची तो अधिकारियों ने अमेरिका के लिए उड़ान भरने से रोक दिया। कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट मट्टू का कहना है कि वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक समारोह में पुलिसर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ही जा रही थी। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर खुद के विदेश जाने से रोके जाने की आपत्ति की। मट्टू ने कहा कि ऐसा तब है जब उनके पास वैध वीजा और टिकट था। उन्होंने कहा कि इससे पहले जुलाई में भी उन्हें फ्रांस जाने से रोका गया था। उन्होंने कहा यह दूसरी बार है जब मुझे बिना कारण रोका गया है। कुछ महीने पहले जो हुआ उसके बाद कई अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पुरस्कार समारोह में शामिल होना मेरे लिए जीवन में एक बार का अवसर था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।